उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। परीक्षाओं के बाद परिणाम आ चुके हैं। जय अम्बे स्कूल एक ऐसी संस्था है जिसने वलसाड़ जिले को मेरिट में आने वाले बहुत होनहार बच्चे दिए हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। परीक्षा के बाद समय होता है परिणाम का। हमारे जो विद्यार्थी है वो देश का भविष्य है। तो आइए स्वागत करते हैं उन उत्तीर्ण विद्यार्थियों का जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल किया है जय अम्बे स्कूल के। तो तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आइए सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर लेकर अपने माता पिताओं का ही नहीं अपने जिले का भी नाम रोशन, स्कूल का भी नाम रोशन किया है। ये है वो विद्यार्थीगण जो हमारे देश के भविष्य बनने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ परेश सर भी जुड़ गए हैं। परेश सर, आपका स्वागत है। आइए परेश सर, कितने बच्चे जय अम्बे में उत्तीर्ण हुए हैं? 18 उत्तीर्ण यानी कि जो टॉप रैंक पे आए वो 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे हैं। A1 में कितने बच्चे आए हैं? A1 में आए 4 बच्चे। हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम श्वेता जी भी जुड़ गई है। श्वेता जी, जिस प्रकार से जय अम्बे का मैं देख रही हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एक पंख लगता जा रहा है, सक्सेस का पंख, विंग्स ऑफ सक्सेस। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हो कि किस प्रकार से अपने बच्चों को मेहनत करवाई है और बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में? वैसे देखा जाए तो हमारा लास्ट का जो 4 मंथ होता है ना, 4 मंथ, वो टोटली प्रिपरेशन में जाता है, पेपर प्रैक्टिस में जाता है जी। और बच्चे की कठिन मेहनत है, उसके साथ टीचर्स की मेहनत है और उसके माता पिता की भी बहुत हमें हेल्पफुल रहते हैं। टाइम भी उनका मिलता है। बच्चे जब पढ़ना चाहे जी तो वो पढ़ सकते हैं। उन्होंने हमें ऐसा भी प्रॉमिस किया है कि भाई आप जिस प्रकार पढ़ाओ उस प्रकार पढ़ा सकते हो। जितना टाइम चाहिए बच्चे आपके स्कूल में रखे जी। तो भी उन्होंने हमें साथ दिया है। इसीलिए हमें उसके पेरेंट्स को भी धन्यवाद है और मेरे बच्चों ने मेहनत भी बहुत की है जी। तो उसका भी थैंक्स कि भाई हमारा जय अम्बे का नाम उनके वजह से रोशन हुआ और अपने टीचर्स को भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आइए बारी बारी हम लोग विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं पुष्प गुच्छ के साथ और साथ में ही उनसे वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे, पूछेंगे कि आने वाले समय में उनकी एम्बिशंस और उनकी प्रेरणा कौन रहे हैं और आने वाले समय में उनकी एम्बिशंस महत्वाकांक्षा क्या होगी, व्हाट आर देयर एम्बिशंस, वो क्या बनना चाहते हैं। आइए उनके बारी बारी उनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत इसमें सभी का स्वागत है। ये है हमारे देश का भविष्य जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी बलबूते पर, अपनी सूझबूझ और बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को इस लायक बनाया है कि सब हम उनके लिए ताली बजाते हैं। देश का भविष्य होने वाले हैं ये। इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा तो कोई राजनेता बनेगा तो कोई इसमें से एक विज्ञानी भी बन सकता है, वैज्ञानिक। देखा गया है हमेशा ये कि ज्ञान, जब प्रतिभा और ज्ञान के आगे हमेशा हर किसी ने सर झुकाया है और हमने भी वो देखा है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो पाने के बाद हमारा जीवन पूरा बदल जाता है। परिवर्तन क्या है वो शिक्षा हमें बताता है। तो आइए हमारे साथ जो टॉपर्स यहाँ पे खड़े हैं, इस वर्ष के टॉपर्स, 10वीं के, माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के टॉपर्स यहाँ पे साथ में हैं। तो पहले शुरू करेंगे माध्यमिक से। तो पहले आपको परिचय दे दीजिए। મારું નામ અગ્રવાલ જેનિલ છે। જય અંબે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાંથી ધોરણ 10નો અભ્યાસ कितना टका तुमने, कितने परसेंटेज आपको आए हैं? મારા ધોરણ 10માં 90.83% આવ્યા છે અને 96.63 परसेंटाइल આવ્યા છે। ओके, 10th પછી, 10th के बाद आपको क्या करना है, क्या करना चाहते हो आप? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किस में जाना चाहते हो? साइंस में। हाँ, कुछ एम्बिशंस क्या है आपकी, महत्वाकांक्षा क्या बनना चाहते हो आप? इंजीनियर में। जय अंबे स्कूल के सभी सर्टिफिकेट। और आपका शेड्यूल क्या था पढ़ने का, कितने बजे उठते थे वो बताइए ज़रा। हमारे जो विद्यार्थी है जो सोचते हैं कि पढ़ाई करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं मानती हूँ पढ़ाई का सबसे ज़्यादा आसान है, पढ़ना बहुत आसान है। तो आपको क्या लगता है कि कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है? दिन में 4-5 घंटे। એ લોકોના માટે એટલું જ કહેવા માંગીશ કે એ લોકોએ પોતાની જાતે મહેનત કરવી જોઈએ। બિલકુલ। જે એ લોકોનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે તેમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવી જોઈએ। સ્કૂલના શિક્ષકોનો કેટલો ફાળો હતો તમારા આ ઉત્તીર્ણ માટે? તમારા જે તમે આટલા સરસ માર્ક્સ લાવ્યા છો, સ્કૂલના જે શિક્ષકગણ છે એમનો કેટલો ફાળો છે?
પૂરેપૂરો ફાળો એમનો છે ને અમારી મહેનત છે. અને તમારા વાલીને હા, મમ્મીનો સવારે ઉઠો ત્યારે મમ્મીનો પહેલો જ ઉઠી જા ભાઈ એ કહે કે નહીં કહે? હા. સવારે કેટલા વાગે તમે ઉઠતા હતા ભણવા માટે? 6 વાગે. સવારે 6 વાગે. હા અને રાત્રે લેટ નાઇટ સુધી? હા, રાત્રે 2-3 વાગે. અચ્છા, એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે આજના સમયના વિદ્યાર્થીઓ માટે. સ્માર્ટફોનને કેટલા વખત માટે તમે બંધ રાખતા હતા? કારણ કે સોશિયલ મીડિયાથી આપણે જોડાયેલા છે બધા જ, हम सभी जुड़े हैं सोशल मीडिया से. तो सोशल व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, ये सब के अभी समय में कितना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा था कि रील्स क्या हमको सच में नुकसान कर रहा है, सोशल मीडिया उसको थोड़ा समय के लिए पढ़ाई के टाइम पे बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या करना कहोगे चाहिए, करना चाहिए. कि बहुत समय हमारा ले लेता है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया बहुत समय लेता है. हाँ. लेकिन कहते हैं कि गूगल से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उसमें आप क्या कहोगे? गूगल से सीखने को मिलता है, अगर हम उसका सही उपयोग करेंगे तो बिल्कुल. उसको सीखने को मिलेगा. हम बिल्कुल. बहुत बहुत बधाई आपको. जैनिल नाम है ना? थैंक यू. बहुत बहुत बधाई. उज्जवल भारत की तरफ से जैनिल को बहुत 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 अभिनंदन है कि इस प्रकार से जय अम्बे का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे. हमारे साथ अपना नाम पहले. મારું નામ મિત દિગંત પાંચાલ છે अच्छा. અને મેં જય અંબે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં 10મા ધોરણ ભણીને બોર્ડની પરીક્ષામાં 90.5% અને 96.36% મેળવ્યા. Which medium? ઇંગ્લિશ મીડિયમ. English medium. Okay. So you speak English. યસ. Okay. So what are your ambitions after 10th? I want to take science Okay. and group A, science group A, and my right now I am thinking of maybe architecture engineering. Very nice. Because India is leading in Developing infrastructure. country. Correct. It's correct. developing country, so we need to architecture develop- is needed. Very true, very true. So basically, what are your time schedule for studying? I study for maybe 5 to 6 hours Okay. per day, and in morning I wake up at 7 o'clock, not Okay. very early, Okay. and then I study 2-3 Okay. hours. You know, in this age, teenage especially, we many times we feel depressed. Many times we unfocus ourselves from the study. So how you focus yourself? So what is your message to the other students so that they can focus on study in proper way? They have to just keep concentration on studying, true. and they have to just create their goals, what they want to be, and then study. Then Okay. you can study properly. Like you want to be this, then we have like Who is your inspiration? my mother and father, Okay. and all the teachers of our Okay. school. What is the role of your teachers in your life? How they help you for achieving this goal? They helped me in focusing on studying very well. They gave us the timetable of how to study and how we can do it easily. Thanks a lot and Thank many you. many many congrats. तो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जो उन्होंने जवाब दिया है, ऐसा लगता है कि आर्किटेक्ट बनना मतलब कि हमारे देश को एक नया दीवार देना, नया रूप देना, हमारे देश को नया इंफ्रास्ट्रक्चर देना, तो ये आज के बच्चे करके दिखाएंगे. आइए अब आगे की ओर रुख करते हैं. 10वीं के बाद रुख करते हैं 12वीं की क्लास की ओर. 12वीं कक्षा एक ऐसा समय होता है जब 17-18 समय होता है जो पूरा भविष्य, पूरा करियर उस पर निर्भर करता है कि अब आगे क्या करना है. आइए जानते हैं कि वो 12वीं के बच्चे इस अपने विषय के बारे में क्या कहेंगे और आगे का जो जीवन है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, करियर प्लानिंग क्या है, आइए पूछते हैं. पहले आपका परिचय दे दीजिए. જય અંબે, મારું નામ રુદ્રેશ સુરેશકુમાર જોશી છે. મેં ધોરણ 12નો અભ્યાસ જય અંબે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાંથી કર્યો હતો અને મેં ગુજરાત બોર્ડમાં 99.89% અને ગુજકેટમાં 120માંથી 111 માર્ક્સ મેળવ્યા છે. અને આ મારી સફળતાનું શ્રેય મારા માતા પિતા, મારા પ્રિય ગુરુજનો, મારા પ્રિય પરેશ સર અને શ્વેતા અમને આપવા માગીશ, જેમણે અમને આખા વર્ષમાં એટલા મોટિવેટ કર્યા ભણવા માટે અને અમને અમારી બધી જે નીડ્સ હતી એ બધી પૂરી કરી અને અમને છૂટ આપી હતી કે તમારે જ્યારે પણ આવીને વાંચવું હોય, જ્યારે પણ વાંચવું હોય, જે સમયે વાંચવું હોય, જે જગ્યાએ વાંચવું હોય, લાઇબ્રેરીમાં કે કોઈ અત્યારે અહીંયા ખુલ્લે હવામાં વાંચવું હોય તો તમે ત્યાં વાંચી શકો એમ. સો મારો પ્રશ્ન તમને એ છે કે હવે 12મા પછી તમારું શું એમ્બિશન છે, મહત્વાકાંક્ષાઓ છે? 12મા પછી હું કમ્પ્યુટર સાયન્સ અને એન્જિનિયરિંગ પરસ્યુ કરવા માગીશ અને એમાં મારે જે ફિલ્ડમાં મારે ભણવા આગળ જવું છે. આજનો સમય એઆઈનો સમય છે, તો એઆઈ માટે તમે શું કહેવા માંગશો? એઆઈનો યુઝ તમે સરખી રીતે કરો તો એ તમને ઘણો હેલ્પફુલ થાય કે સ્ટડીઝમાં બી, જેમ કે ચેટ જીપીટી છે, એનાથી બિલકુલ. જે તમારે જે કંઈ ડાઉટ હોય, જે કંઈ પૂછવું હોય, સ્ટડી રિલેટેડ હોય, તમે ખાલી ફોટો અપલોડ કરો, ટેક્સ્ટ નાખો તો બી આવી જાય કે એઆઈનો એમ તમને ખબર હોય છે કે યુઝ સારો કઈ રીતે કરવાનો છે.
સૌથી મુખ્ય પ્રશ્ન એ આવે છે આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા ઘણો સમય આપણો લઈ લે છે, પણ સોશિયલ મીડિયા એક એવો પ્લેટફોર્મ બી છે જેનાથી આપણું આવડત છે તે પણ લોકો સુધી પહોંચે છે, તો એના વચ્ચે આપણે બ્રિજ બનવું છે. સોશિયલ મીડિયા કેટલો વપરાશ કરવો જોઈએ વિદ્યાર્થીગણોને, ખાસ કરીને જ્યારે એ લોકોનો પરીક્ષાનો સમય આવે છે ને ત્યારે ઘણા લોકો કહે છે કે ટોટલી મોબાઈલ ઓફ રાખો, કે મોબાઈલને નહીં વપરાશ કરો, પણ તમે તમારા વિદ્યાર્થીઓને આવનારા જે વિદ્યાર્થીગણ એક્ઝામ આપશે તમે એના માટે શું સંદેશ આપવા માંગશો? સોશિયલ મીડિયાનો પણ એઆઈની જેમ જ તમને સરખો ઉપયોગ કરતા હો તો બરાબર છે, અને એક્ઝામ સમયે તો એનો ઝીરો યુઝ કરી દો, બંધ જ કરી દેવું જોઈએ. આખા વર્ષ દરમિયાન તમે જરૂર પૂરતું જે તમારે ઇન્ફોર્મેશન લેવી હોય, કંઈ કામ હોય તે પ્રમાણે કરતા હો તો બરાબર છે 15 થી 20 મિનિટ, બટ એક્ઝામ સમયે તો ટોટલી બંધ કરી દેવું જોઈએ. અચ્છા, એક મુખ્ય પ્રશ્ન આ પણ આવે છે કે ગણિત વિષયમાં તમે ઉત્તીર્ણ થયા છો, તો ગણિત વિશે તમે શું કહેવા માગશો? કે ગણિતનો એક ડર હોય દરેક વિદ્યાર્થીના અંદર, કે ગણિત એટલે કે ફિયર, ડર જ લાગે છે, પણ હું એવું માનું છું કે હું પોતે બી ગણિત શિક્ષિકા છું, તો પોતે માનું ગણિત અને વિજ્ઞાન દરેક દેશમાં સ્વીકાર્ય સબ્જેક્ટ વિષય છે. એકવાર શીખવું પડે એ સૂત્ર ખાલી, પછી દરેક દેશમાં એ આવકાર્ય છે. તો તમે ગણિત માટે તો તમારું શું ધારણા છે ગણિત માટે? એઝ અ JMBAના સ્ટુડન્ટ અમારે સિગ્નેચર હતા એટલે અમારે ગણિતમાં તો કોઈ દિવસ એવો ડર રહ્યો જ નથી, પણ તો આગળ આવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે એવું કે ગણિતનો ડર નહીં રાખવો જોઈએ, કેમ કે મેથેમેટિક્સ જે છે એ યુનિવર્સની લેંગ્વેજ છે. બિલકુલ બરાબર, અને એનાથી જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું છે મેથેમેટિક્સથી, અને મેથ્સમાં મારા 100 આઉટ ઓફ 100 આવ્યા છે, અને એટલે ગણિતનો ડર ના રાખવો જોઈએ. પ્રેક્ટિસથી એ ડર જતો રહેશે, જેટલી વાર તમે વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો એ ડર નાબૂદ થઈ જશે. બિલકુલ. અને ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી માટે તમે શું કહેવા માંગશો? કેમ કે એ પણ વિષય ગણિતનો જ વિષય છે. ફિઝિક્સને વધારે કોન્સેપ્ચ્યુઅલી અને ઇમેજિનેશન પાવરથી સમજવાની ટ્રાય કરવી જોઈએ, તો એનો ફિઝિક્સનો ડર પણ જતો રહે છે. અને આપણો જે વલસાડ જિલ્લો છે ને એ કેમિકલ બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા છે, તેના માટે જે વિદ્યાર્થીઓ કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સ પછી લોકો આગળ આવે છે ને સાયન્સ લઈને ખાસ કરીને, તો એ વિષય એટલે કે આપણો ઇન્ડસ્ટ્રી એરિયા એટલો બધો મજબૂત છે, GIDC એટલો બધો મજબૂત છે કે આપણું ફ્યુચર બહુ સારું છે, કે આપણે કંઈક પ્લેટફોર્મ એટલો બધો મજબૂત છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લેટફોર્મ, તો એ વિષય પર જો આપણે આગળ વધીએ કેમિસ્ટ્રી લઈને ફિઝિક્સ લઈને, તો શું એનો સ્કોપ કેટલો છે? તમને શું લાગે છે કેટલો સ્કોપ છે આપણા વલસાડ જિલ્લામાં? આપણે અહીંયા વલસાડ જિલ્લામાં ઘણી બધી કંપનીઓ છે કેમિકલની, તમને ખબર છે આરતી, અતુલ, એ બધી. એટલે આપણે અહીંયા કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં માત્ર કેમિસ્ટ્રી જ નહીં પણ ફિઝિક્સનો બી ઘણો સારો રોલ હોય છે. બિલકુલ. એટલે એ બંનેનો ડર ના હોવો જોઈએ, બંનેની તૈયારી સારી હોવી જરૂરી છે, અને એનાથી આપણા વલસાડમાં જો વિદ્યાર્થીઓ કેમિસ્ટ્રી અને ફિઝિક્સ પર ઘણું ધ્યાન આપતા હોય તો એ જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી સારી છે. બિલકુલ. એટલે બેરોજગારી તો બિલકુલ સવાલ નથી આવતો. मैं ऐसे मानती हूँ कि कहते हैं लोग कि बेरोजगारी है, लेकिन अगर आपने सही दिशा में अगर अपने आप को अगर एक सही दिशा दिया है तो मुझे लगता है कि आपके घर के आसपास ही आपके पास इतने सारे रोजगार की चांसेस दिया गया है कि आपको कभी बेरोजगार होना ही नहीं पड़ेगा. लेकिन सही दिशा हम दिशाहीन हो जाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम बेरोजगारी का हमें सामना करना पड़ता है. रुद्रेश नाम में रुद्र है. रुद्रेश एक ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है जो सिर्फ JMBA के लिए नहीं वलसाड़ जिले में उसने मेरिट पे टॉप किया है. रुद्रेश का जब हमने उनसे वार्तालाप किया, संवाद किया, तो ये समझ में आया है कि एक डीप नॉलेज को कहते हैं, गहरा ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है. शांत स्वभाव, सरल सहज व्यक्तित्व के साथ, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के साथ जो उसने आज JMBA का नाम ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन किया है, वो काबिल तारीफ़ है. मैं कहूँगी कि ऐसे विद्यार्थियों के साथ जब हम वार्तालाप संवाद करते हैं तो हमारा जो कद है वो और भी चौड़ा हो जाता है, हमारा मान सम्मान से हमारा जो सर है वो और भी ऊंचाई के ओर बढ़ जाता है. रुद्रेश, एक बार और उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई. अब रुक करते हैं एक ऐसे विषय विद्यार्थी की ओर जो असफलताओं के बाद सफलता जिसे कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. जब नन्ही सी डाला लेकर चढ़ती दीवार को 100 बार गिरती है, फिर पर कामयाबी को और चढ़ती है. तो वो है एक ऐसा उदाहरण हमारे साथ है. इसने असफलता का बहुत बार नकारात्मक स्वाद चखा है, लेकिन हार नहीं मानी. उसने असफलता को हरा दिया है सफल होने के बाद. असफलता को हराना ही सफलता का सीढ़ी होती है. असफलता से अगर हम हार गए तो वो हमें हरा देगा. कहते हैं कि हम अपने आप से पहले हारते हैं, फिर स्वयं हारते हैं, ज़माना बाद में हराता है. और इसने अपने आप को, सफलता को पहले हराया और इसलिए उसकी आज जीत हुई है, सफल हुआ है. तो आइए स्वागत करते हैं. आपका पहले तो परिचय दे दीजिए. मेरा नाम विंदेश शर्मा है, मैं 12th कॉमर्स से हूँ. मेरे 12th में 91.72 परसेंटाइल थे. और क्या आपने ये कभी सोचा था कि आपको इतना परसेंट 12th में आएगा?
यस मतलब मैं 7th में फेल हो चुका था, 8th में फेल हो चुका था और 9th में भी फेल हो चुका था और 10th का फर्स्ट सेमेस्टर भी फेल हो चुका था जी। तो मैं 10th से मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की थी और तभी मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि मुझे मेहनत करनी चाहिए और 10th में मेरे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे पर मेरा एक सपना था कि मैं 12th में मैं इतनी बार हार चुका हूँ और इतनी 10th बार में कितना था और 12th में कितना आया वो बताओ 10th में मेरे मैम 74 थे जो मैंने 3 महीने मेहनत की जी। थी और उसके बाद मेरा ऐसा सपना था कि मैं 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज से पास हूँ और जब मैं एडमिशन लिया 10th के बाद 11th में तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स और टीचर का काफ़ी मेरे लिए वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते रहते थे। मैं बहुत बार डीमोटिवेट भी हो जाता, बहुत बार असफलता भी होती थी, मतलब कितनी बार मेरे टेस्ट में मार्क्स भी कम आ जाते थे पर मेरे जो टीचर्स थे, जो श्वेता मैम थे, परेश सर थे, वो मुझे हमेशा ऑफिस में बुलाते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ और आज मेरे अच्छे मार्क्स हैं वो उन लोग की वजह से है, मेरे टीचर और मेरे अब पेरेंट्स। कैसा लग रहा है जो असफलताओं के बाद सफलता का सीढ़ी चढ़ते गए, आपने कोशिश जारी रखी हाँ। तो अब भी जो बच्चे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं जो शायद पास आउट नहीं हो पाए तो उनके लिए आप एक ऐसे उदाहरण बन गए हो कि उनको लग रहा है कि एनी वन कैन डू इट। हाँ, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अगर आप फेल होते हो तो कोई नहीं, उससे सीखो और दोबारा ट्राई करो। अगर आप पास हो रहे हो तो ज़्यादा और मेहनत करो और कुछ जानने को सीखने को मिलता है। और हमेशा आफ्टर 12th क्या करना चाहते हो आप? मैं अभी CA कर रहा हूँ और मैंने CA का एलिजिबल भी हो गया हूँ। मैं 12th ये सितंबर में मेरा अटैम्प्ट है और मैंने अपनी तैयारी भी चालू कर दी और स्कूल वालों का भी काफ़ी सपोर्ट है। वो हमेशा मुझे बोलते रहते कि कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो रिक्शा चलाते हैं। गर्व से बोलते हो? हाँ यस है ना, गर्व से बोलते हो। हाँ। तो यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण मैंने आपको दिया है, एक ऐसा विद्यार्थी है जो पूरे देश के लिए, विश्व स्तर के लिए एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण बना है कि असफलताओं के बाद सफलता मिलता है ना जब, तो उसका एक स्वाद अलग होता है। क्या कहते हो आप इस बारे में? इतने बार असफल होने के बाद जब आपने सफलता का जो स्वाद चखा है और गर्व से, जो भी हमारे माँ बाप जो कार्य करते हैं ना उस पर हमें से गर्व महसूस करना चाहिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, चाहे वो हमारे माँ बाप किसी घर पे काम करते हो या कचरा बीनते हो, घर घर जाके बर्तन साफ करती है, फिर भी वो मेहनत करती है। लेकिन मेहनत के सामने हर कोई सर झुकाता है और आज एक सामान्य से घर का लड़का, रिक्शे वाले का लड़का, आज वो CA की प्रिपरेशन करेगा। वो आज CA एक ऐसा परीक्षा होता है जो देश भर में 7 या 8 ही लोग उत्तीर्ण हो पाते हैं और आज सामान्य घर का लड़का अगर CA की परीक्षा की तैयारी करेगा तो एक बहुत बड़ी बात, उसके अंदर कुछ ना कुछ खूबी है तभी वो इस लेवल तक पहुंच पाया है। उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से आपको एक बार और जोरदार बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना और हमेशा सभी के लिए उदाहरण बनना। बहुत बहुत कांग्रेस आपको। थैंक यू मैम। 82%. હવે BCom સાથે CA અરે શેર માર્કેટ વિશે તમે જાણકારી ખરી? वो जानकारी બહુ જાણકારી છે શેર માર્કેટમાં આજે લોકો ખૂબ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે પણ ડૂબી પણ જાય છે પણ હાઉ ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન શેર માર્કેટ એના માટે તમે શું કહેશો? કેમ કે મેં જોયા છે અમદાવાદના ઘણા સ્ટુડન્ટોને મેં સંવાદ કર્યા છે તો એ લોકોએ મને એવું કીધું છે કે એ લોકો 12th વેકેશનમાંથી એ લોકો શેર માર્કેટમાં બહુ લેતા છે ઇન્વેસ્ટ। પહેલાં તો એના સારું એક ક્રાઇટેરિયા હોય છે, બિલકુલ 18+ હોય તો જ શેર માર્કેટમાં જવાય, Correct. એના પહેલાં નહીં જવાય કેમ કે એના સારું બહુ બધી વસ્તુ નીડેડ હોય છે અને એના સારું જ્યારે પણ આપણે સ્ટોક માર્કેટમાં જઈએ તો એના સારું ફૂલ ફોકસ અને પેશન્સ હોવું જોઈએ મેઇન, બિલકુલ કેમ કે પેશન્સ ના હોય તો પછી શેર માર્કેટમાં શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુડ ઓર લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુડ? એમ જોવા જાય તો લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગુડ છે કેમ કે આપણને 1 યરલી કરીએ તો નાના નાના ટુકડામાં પણ બહુ વધુ વસ્તુ મળી જાય, શોર્ટ ટર્મમાં 1 મંથમાં બહુ ઓછું પ્રોફિટ મળે। તો શેર માર્કેટના સૌથી મોટો આઇકોન કોણ છે? તો હવે બહુ બધા છે એમ તો એક નામ? હર્ષદ મહેતા કરેક્ટ તો એ તો બિગ બુલ છે તો ઓકે ઓકે થેન્ક યુ। તમારું નામ? मेरा नाम अमन सुरेंद्र भाई प्रजापति है। अच्छा मैं 12th कॉमर्स में अभी JNB में पास आउट हुआ हूँ। 93.50 परसेंटाइल और 85% अचीव आगे किया। वाले समय में क्या करना चाहते हो आप? आगे वाले समय में मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। अच्छा किस विषय को लेकर आपको बिजनेस करना है? मेरे को मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके बिजनेस करना है क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल उसमें जितने भी मशीनरीज वो भी प्रोवाइड करने होते हैं, एग्रीकल्चर के एडवांस लेवल में जो भी होता है वो प्रोवाइड करना है। अच्छा PM सर ने जो एक थीम दिया है बच्चों को स्टार्टअप इंडिया, तो उसके लिए आपको आपकी क्या राय है कि स्टार्टअप इंडिया के लिए जो आज बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है कि विदेशी जो बैन लग रहा है और स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, तो उस पर आपके बारे में क्या आपकी क्या राय है विद्यार्थी होने के नाते? मेरे हिसाब से PM मोदी ने बहुत अच्छे विचार से
कुछ अच्छा ही डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से क्या भारत अपने हिसाब से क्या बोलते हैं विकास कर सकता है खुद से बनाए हुए प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड करने से हमारे यहाँ टैक्स कम लगेगा। बिल्कुल, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से वजह से हमारी अर्थव्यवस्था भी सही होगी। मतलब आपके हिसाब से ये कह रहे हो कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे हमको ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंपोर्ट से लॉस मतलब ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट सक्सेस ज़्यादा मिलती है कंट्री को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे विचारधारा जब हम सुनते हैं संवाद के दौरान, सही मन लगता है कि हमारा देश सही हाथों में, बागडोर जो है आने वाले समय में सही हाथों में जाने वाला है। देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है और उज्जवल भारत न्यूज़ हमेशा ये प्रयास करती है कि ऐसे विद्यार्थियों का संवाद सीधे जनगण तक पहुँचाने का सरकार में प्रयास करे। आइए, एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम? जय मैं मारू नाम बडेजा છે મારા અત્યારે 10th માં 94.87% આવ્યા અને 88.83% આવ્યા છે। હવે હું 11th માં સાયન્સ એ ગ્રુપ લેવા માંગુ છું ને NIT કરવા માંગુ છું। NIT, हाँ। ओके। अब रुक करते हैं लड़कियों की तरफ। हमारी बेटियां, कन्याएं, जो एक है हमारे देश की सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। उन दो नामों से तो आज हम इतने परिचित हो चुके हैं कि उन दो महिलाओं को देखने के बाद लगता है कि सोफिया कुरैशी अगर बन सकती है, उस लेवल पे जा सकती है, अगर आतंकवादियों को गिरा सकती है, तो हम क्यों नहीं? एम आई राइट? सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने हमारे देश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसा उनका व्यक्तित्व बन चुका है जो आज हर लड़की जानती है सोफिया कुरैशी कौन है और व्योमिका सिंह कौन है। तो आज उनके नाम को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति के मुख पे, जुबान पे वो दो नाम है। तो वैसे ही हमारे साथ लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो कोई नहीं कर पाया वो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने कर दिया। तो हमारे साथ लड़कियां, आइए उनसे संवाद करते, पूछते हैं कि इसमें से उत्तीर्ण स्टूडेंट आपको। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नाज़नीन बानो आज़म अली सैयद है जी। और मेरी 10th की SSC एग्ज़ाम में 93.58% आई Great। और 88% आए थे। इसके लिए हमारी मेहनत सबसे ज़्यादा मेरे माता पिता और हमारे परेश सर, श्वेता मैम और हमारे सभी टीचर का हाथ था। उनके लिए थैंक यू। और ये लोग हमें एक्स्ट्रा क्लास के लिए बिठाते थे, यहाँ पर पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते, आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ के पढ़ने देते। 10th के बाद क्या करना है आपको? अभी 11th साइंस लेना है। हाँ। क्या एम्बिशन है आपका? व्हाट्स योर एम्बिशन? नीट, मतलब मेडिकल में जाओगे? मेडिकल में। डॉक्टर बनना है आपको। तो सोफिया कुरैशी को देखा है आपने, इसके न्यूज़ में देखा है, उसके लिए कैसी फीलिंग आती है कि महिला होकर जो टक्कर दिया है आतंकवादियों को, उसके लिए कैसी फीलिंग आती है आपके अंदर? प्राउड फील होता है, बहुत कि proud। लड़की हो के आप इतना अच्छा काम कर रहे हो आपके देश के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के जो स्टूडेंट्स हैं इस साल के, उनके लिए आपका संदेश क्या रहे? कैसे मेहनत करी आपने? कितने बजे से मेहनत करी थी? सुबह कितने बजे उठे थे? वो जरा बता दीजिए शॉर्टकट में। मैं 8 बजे उठती थी सुबह में, 4 to 5 आवर्स स्टडी करती थी पूरे दिन में। जी। और एग्ज़ाम के टाइम पे सुबह जल्दी उठी। पेरेंट्स, टीचर्स, परेश सर हम सबको बहुत सपोर्ट करते थे, हमको मोटिवेट करते थे हर चीज़ के लिए। वो हमको टाइम देते कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो वो फिर से हमको रिपीट करके समझाते थे। सोशल मीडिया कितना हमें समय देना? सोशल मीडिया क्या सच में ऐसा है कि यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर एक लिमिट में करना चाहिए? एक लिमिट में करना चाहिए यार, मतलब सोशल मीडिया का भी हर्डल तो नहीं बन सकता अगर फोकस अगर सही हो हमारा। थैंक यू। आपका नाम? पी विजय पटेल। कितने परसेंट आए? कौन से क्लास के हो? 10th क्लास की हूँ मैं और 90.28% एडिशन क्या है? तो फार्मेसी करना है। फार्मेसी मतलब आप दवाई, एक डॉक्टर बनेगी तो आपके बाजू में आपको मेडिकल स्टोर खोलना है। डॉक्टर के बाद ये फार्मेसी वाली हमारे साथ है जो फार्मेसी बनेगी, मतलब ये जो लिख के देगी पर्चे में, प्रेस्क्रिप्शन में, वो दवाई उनसे लेना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले से ही बॉन्डिंग बना रखी है। आपका नाम? निधि संजयभाई भंडारी। मैं જયંબેમાંથી ભણું છું અને મેં સાયન્સ લેવા માંગુ છું। સાયન્સમાં 10th કેટલા પર્સન્ટ આવ્યા? 10thમાં 92.17% અને 86% આવ્યા છે। અને હવે ફ્યુચર પ્લાનિંગ શું છે 12th પછી મેડિકલમાં કે એન્જિનિયરિંગમાં? ડૉક્ટર બનવાનું છે। थैंक्स। आपका नाम? क्या कैमरा? मेरा नाम माली भूमि लक्ष्मण राय है और मेरे 10th में 92.72 परसेंटाइल आया और 86.67% आया। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसके बाद? मैं एग्रीकल्चर में जाना। वेरी नाइस। एग्रीकल्चर की वी नो इंडिया इज अ एग्रीकल्चर कंट्री। यस। तो व्हाई एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में मुझे बचपन से ही ज़्यादा इंटरेस्ट है और सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पर कोई एग्रीकल्चर में नहीं जाना चाहता। और आगे जाके एग्रीकल्चर की बहुत डिमांड। बिल्कुल। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा कैटरर्स। अच्छा। और खुद का फार्म वगैरह है, खेती बाड़ी? हाँ है। इसीलिए पता है अच्छी तरह से। क्या उगाते हो घर पे?
खेती बाड़ी में क्या उगता है? वो तो हमारे गांव में से क्या उगता है? चावल वगैरह का भी खेती बाड़ी देखी? हाँ, मस्टर्ड और अच्छा, राई, हाँ। पीले पीले फूल देखे उसके। हाँ। तो ये एक ऐसा अनोखी विद्यार्थी है जो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और सही दिशा में वो जा रही है। कृषि की तरफ आगे जब युवाओं को देखते बढ़ता हुआ आगे देखते हैं तो ये लगता है कि सही में हमारे जो विद्यार्थी गण हैं वो हमारे देश को सही तरीके से सही दिशा में विकास की ओर जरूर ले, क्योंकि एग्रीकल्चर का विषय लेकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी। आज का जो विषय कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि शुद्ध हवा, पानी और खाद्य पदार्थ तो हमारे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? धर्मेश्वर पटेल। कितने परसेंट आए आपके? मेरे 90.23% है और 4.20। 10 के बाद क्या करना है आपको? मेडिकल में जाना है। वेरी गुड। और आपका नाम? और कितने परसेंट आपके आए? 89.86%। क्यों डर रहे हो? जोर से। और 84%। 10th के बाद क्या करना है? कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब दिल का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट। सही मायने में देखा जाए तो आज के समय पे जो दिल की बीमारी है, जो डिप्रेशन है, जो हार्ट अटैक से जो लोगों की जान जा रही है या छोटे छोटे में जान जा रही है, सही मायने में ये चिंता का विषय है। और आज के विद्यार्थीगण जो है वो ये जान गई हैं, इसलिए उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आने वाले समय में कुछ सालों के बाद हम वापस उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आएंगे जब वो डॉक्टर बन जाएगी। ऑल द बेस्ट। મારું નામ પટેલ ટીયા કિરીટભાઈ પટેલ છે અને હું આ 10મા ધોરણમાં અહીંયા છે અમે એડમિશન લીધું હતું અને મારા 90.84% આવ્યા અને 84.33% આવ્યા અને મારા મમ્મી પપ્પા પણ બહુ ખુશ છે અને અમારા અહીંયા સ્કૂલમાં પરેશ સર શ્વેતામાં અમને સારી સ્ટડી કરાવે છે। હવે 10th પછી તમે શું કરવા માંગો છો? સાયન્સ, કોમર્સ? સાયન્સ, બાયોલોજી। મેડિકલમાં જવું છે? हाँ, ડૉક્ટર? फार्मस। ग्रेट, थैंक यू। सभी को उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। सभी के लिए तालियां, सभी विद्यार्थीगण के लिए क्लैप। और कुछ यहाँ पे माता पिता भी आए हैं, तो जो टॉपर्स हैं उनके माता पिता आगे आ जाइए। हमारे साथ उन्हीं विद्यार्थी के माता पिता उपस्थित है। आइए उनके माताओं से पूछते हैं कि कितना कठिन था वो समय जब बच्चे सुबह उठने से बोलते हैं नहीं उठना है, ये नहीं खाना, वो तो किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखा, सेहत का भी और पढ़ाई का भी। तो आइए उनकी माताओं से जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शीतल अग्रवाल है। कितने मार्क्स मिले आपके बेटे को? मेरे बेटे को 96.83% डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट? हाँ, स्कूल में फर्स्ट है और 90.83% है। तो कैसे आपका दिनचर्या शुरू होता था बच्चे को उठाने से लेकर और रात को सोने तक का? मेरी मेहनत से भी ज़्यादा मेरे बेटे की मेहनत है, क्योंकि वो अपने आप से उठता था और अपने आप से मेहनत करता था और स्कूल स्टाफ का भी बहुत ही ज़्यादा कुछ सपोर्ट है। ऐसा कहा गया है कि खाने पीने का ध्यान माँ ही रखती है। तो खाना पीना एक ऐसा होना चाहिए कि सेहत ना बिगड़े उसकी। तो उसके लिए आपने कितना ध्यान रखा था? मैंने उसके लिए बहुत ही ध्यान रखा था। 1 महीने पहले से ही मैंने उसका ध्यान रखना चालू कर दिया था कि बाहर का खाना टोटल बंद कर दिया था। और मैं अपने तरीके से उसको टाइम टू टाइम ऐसा खाना देती थी कि उसका हेल्थ खराब ना हो। सुबह जाने से पहले भी थोड़ा कम ऐसा नाश्ता करवा देती थी, एग्जाम देने से पहले, आने के बाद थोड़ा ऐसा खिलाती थी। उस तरह से मैंने हो रहा है ना आज? बहुत ही कुछ ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक और माता यहाँ पे उपस्थित, हमारे साथ एक और विद्यार्थी की जो माता है वो उपस्थित है। आइए जानते हैं कि उनका दिनचर्या कैसा रहा, ये पूरा समय जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए दिया। कहते हैं कि माँ बनने के बाद और बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, बच्चा माँ के लिए छोटा ही रहता है। वो चाहे शादी करके बहू लेकर तभी उसका बेटा उसके उतना ही छोटा रहेगा जितना उसने अपने गोद में पहली बार लिया था। सही कह रही हूँ ना मैं? कितना गर्व हो रहा है अपने बेटे के लिए? बहुत गर्व हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, आंसू आ रहे। तो ये सब हुआ जय अम्बे स्कूल से। बहुत श्वेता मैम की परेश सर सबने बहुत सपोर्ट दिया और जो भी हमें पूछते कि कहाँ एडमिशन लेना, हम जय अम्बे का ही सजेस्ट देते कि नहीं जय अम्बे में। आपका दिनचर्या कैसा रहा था जब बच्चे को सुबह उठाने से लेकर और रात को सोने तक कैसा रहा? इससे कभी परेशान नहीं किया उसको, अपने आप से उठ जाता था, सब अपने आप से करता था। वो खाने पीने का मैं ध्यान रखती थी, बाकी सब वो अपने आप से उठता था, सब
बहुत परेशान नहीं किया उसने कि उठो परेशान करता है, सब अपने आप से ही करता था। बहुत मेहनत, खुद मेहनत करता था वो। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, माता पिता का एक वाइटल रोल ज़रूर होता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार घर और स्कूल दोनों जगह से, संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि पढ़ाई करने के बाद जब नॉलेज मिलता है तो हम संस्कार कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। संस्कारों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। संस्कारों को हमेशा अपने साथ लेके चलो। सुबह उठकर आप कुछ ना करो, लेकिन माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करो, तो आपके जीवन में कभी कोई दुविधा नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो वो दूसरे रास्ते से चली जाएगी। माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करना रोज। देखा अपने दर्शकों, उज्जवल भारत न्यूज़ ने हमेशा ये प्रयास किया है कि हर विद्यार्थी के उनके भविष्य को, विचारधाराओं को उनके अंदर तक झाँक कर, उनके अंदर जो एक चेष्टा, जो एक प्रेरणा है, उनको आप तक पहुँचाने का सही कार्य किया है। चलो सब बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास है। उज्जवल भारत, देश की प्रखर आवाज़, मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। जय अम्बे के खूबसूरत वातावरण से धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात, नमस्कार, धन्यवाद। तो सम्मान समारोह शुरू करते हैं। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.